नमस्कार, स्वागत है आपका फेडरल देश में। मैं हूं नीलू व्यास। अमित शाह सदन में आओ, प्रधानमंत्री मोदी सदन में आओ। लगातार इंडिया अलायंस के जो लीडर्स हैं पार्लियामेंट में इस तरीके के नारे लगा रहे हैं और आज भी नारा लगा। रोज ऐसे नारे लग रहे हैं, लेकिन सदन के अंदर गृह मंत्री अमित शाह नहीं आ रहे हैं। अमित शाह से विपक्ष जवाब मांग रहा है कि ये जो पुलिस की बर्बरता छात्रों पर हुई थी, इसका जवाब कौन देगा। आज भी जो तस्वीरें पार्लियामेंट से सामने आ रही थी, उन्होंने बैनर्स और जो पोस्टर्स अपने हाथ में पकड़े हुए थे, वो यही पूछ रहे थे, हु इशूड द ऑर्डर, किसने वो ऑर्डर दिया था कि पैलेट गन्स को फायर किया गया। और कल भी राहुल गांधी ने एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा कि अमित शाह को तो जाना पड़ेगा। बिल्कुल साफ शब्दों में उन्होंने कहा। और एक रिपोर्टर ने बल्कि उनसे सवाल भी किया कि इस लड़ाई को आप कितनी आगे लेकर जाएंगे, तो उन्होंने कहा मैं जहां तक जा सकता हूं वहां तक जाऊंगा इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए, और लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। अमित शाह को जवाब देना पड़ेगा। आज तो बल्कि मल्लिकार्जुन खड़गे, जब ये एंटी पेपर लीग बिल राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ, तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जो लोगों की जनशक्ति है, जिसमें कि महिलाएं, छात्र, बुजुर्ग सब आते हैं, वो शक्ति अमित शाह को सदन के अंदर लेकर आएगी। जिस पर जेपी नड्डा ने उनके कहने का तरीका अलग था। जो गांव से आए, स्टेट से आए, उन बच्चों को पैलेट्स का यूज करके उनको मार रहे हैं और हॉस्पिटल में गिरे हैं। किसका आंख गया, किसका कान गया, किसका हाथ गया, किसका पैर टूटा, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार कौन है? और उन्होंने लिटरली यही कहा कि वी विल ड्रैग अमित शाह टू द हाउस, यानी कि एक ऐसी स्थिति हो जाएगी, हम लोग इतना अपोज करेंगे कि अमित शाह को सदन में आकर जवाब देना होगा। आज सुप्रीम कोर्ट में भी एक पिटिशन की सुनवाई हो रही थी, जो फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर यशोवर्धन आजाद ने फाइल किया था, और पैलेट गन्स का जो इस्तेमाल है वो पूरी तरह से बंद किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, हम ब्लैंकेट बैन नहीं कर सकते, लेकिन हम उसको रेगुलेट कर सकते हैं। और उन्होंने पिटिशनर से कहा कि आप अपना पिटिशन को मॉडिफाई करके आइए और इसमें हम रेगुलेशन की बात करेंगे। तो अब आज दो सवाल है कि कब तक अमित शाह पार्लियामेंट से भागते रहेंगे। कभी ना कभी तो जवाब उनको देना ही पड़ेगा। स्थिति क्या लग रही है कि वो जवाब देंगे या नहीं देंगे? अभी तो इस्तीफे की बहुत दूर की बात है कि इस्तीफा वो देंगे या नहीं देंगे, ये पता नहीं है, लेकिन अभी तो जवाब देने को लेकर ये सारा प्रेशर बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ जो आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आज उस पर भी हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवाती हूँ। हमारे साथ संजीव कृष्ण सूद, जो कि पूर्व डीजीपी बीएसएफ के हैं। इस पे अभिषेक, आप इनका नाम को करेक्ट कर दीजिएगा, नॉट सीआरपीएफ, बीएसएफ जाना चाहिए। आपने नीचे सीआरपीएफ लिखा हुआ है, एक्स एडीजी बीएसएफ है। और संजय कपूर, वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर हमारे साथ हैं। मैं संजय से शुरू करती हूँ, तब तक आप सूद साहब का नाम ठीक कर लीजिएगा। आपका बहुत स्वागत है। मैं संजय से शुरू करती हूँ कि संजय, आपको लग रहा है कि अमित शाह आकर सदन में जवाब देंगे, या फिर जो हमेशा एक ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला मोदी सरकार का होता है कि जब भी एक डिफिकल्ट सिचुएशन आए तो भाग खड़े हो, वही चीजें आज दिख रही हैं। आज 10 दिन बीत गए। 20 तारीख को ये पुलिस क्रैकडाउन हुआ था जंतर मंतर पर, और आज 30 तारीख हो गई, अभी भी सरकार की तरफ से या अमित शाह की तरफ से एक सवाल का जवाब सामने नहीं आया है। जी, मुझे लगता है कि अमित शाह आएंगे पार्लियामेंट में। ऐसी बात है कि नहीं आएंगे, क्योंकि मैं वाकपटुता है और वो किसी तरीके से बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेंगे कि जनता को, वो इस समय हो सकता है स्पीच पे काम कर रहे हो, ऐसी स्पीच जिसको कोई किसी समझ नहीं पाएगा कि किसने क्या कौन सा ऑर्डर किया। परंतु ये अपने आप में बहुत ही जटिल समस्या है। ये बात तो अपनी दुर्भाग्यपूर्ण बात ये होगी कि अमित शाह जो कहना चाहे कहें, उनको कोई ना रोक ना पाए, क्योंकि अमित शाह की जो शख्सियत है वो अपने आप में सिर्फ बातचीत बोलचाल से ही नहीं है। ही रिप्रेजेंट्स वायलेंस, ही रिप्रेजेंट्स टेरर। तो लोगों को घबराहट भी होती है कि अगर उनसे किसी ने पंगा लिया तो वो किसी ना किसी नुकसान कर देंगे। ये कहावत हुआ करती थी, भैया बाहर घूमने मत जाओ अगर लड़ाई करने का मन है अमित शाह से। तो इस तरीके की बातें हुआ करती थी। तो ये देखना है कि अब जो 20 तारीख को जो के बाद जो पूरा माहौल बना है हिंदुस्तान के अंदर, जैसे मैंने कहा कि राजनीति की व्यवस्था पूरी बदल गई। लोगों ने उम्मीद नहीं करी थी कि प्रधानमंत्री का इस तरीके से माहौल उड़ाया जाएगा, और ये नहीं कि कुछ ऐसे लोगों ने उड़ाया जो कि जाने पहचाने थे। आम आदमी ने उड़ाया, बच्चों ने उड़ाया, हर किसी ने उड़ाया। और जैसे ही है ना, जैसे कि प्रधानमंत्री ने इंस्टाग्राम के माध्यम से उनका हस्तक्षेप करने की कोशिश करी, तो वहाँ पे उनकी और खिल्ली उड़ाई कि उन्होंने जिस तरह कैमरा रखा है वो गलत रखा, उनको ऐसा नहीं रखना चाहिए था। इस तरीके का हो गया कि हर तबका
ये सोचने लगा कि प्रधानमंत्री तो हैं, परंतु ऐसे शख्स को प्रधानमंत्री कहने का क्या मतलब जो इतनी गलतियां करता है। उनको लगा कि समय पूरा हो चुका है, इनको जाना चाहिए। तो इस समय एक अजीब विडंबना से गुजर रहा है बीजेपी। उनको खड़े हो गए हैं, चुनाव व्यवस्था में है, उन्होंने कई सारी पार्टियां तोड़ रखी हैं, परंतु याका ना एकदम ज़मीन खिसकी नज़र आ रही है। उन्होंने पुलिस फोर्स का इस्तेमाल किया, सबके उनके पास असला था, हर तरीके की चीज़ थी, परंतु उनके सामने जो दुश्मन थे वो थे छोटे छोटे बच्चे और ऐसे शांत प्रिय थे। अगर आप 20 के बाद और 20 के पहले अगर आप ना जंतर मंतर गए तो आपको आश्चर्य होगा कि इतने छोटे मासूम बच्चों के ऊपर उन्होंने लाठी, बंदूक और तमाम चीज़ें चलाई और बाद में ये दिखाने की कोशिश करी कि 2-2,500 उसमें क्रिमिनल थे। भाई क्रिमिनल तो हो सकता है कि आप ही लेकर आए हो, संभव है कि आपने उन्हें आमंत्रित किया हो, ये तो उसमें गारंटी नहीं है। दूसरी बात है, क्रिमिनल अगर सब छूटा हुआ है तो उसकी भी अपनी राइट्स होती हैं। तो ये कोई ऐसी तो है नहीं कि जो क्रिमिनल को आप जेल में हरदम रखेंगे। अगर आप में भूता हो तो आप उनको रखिए हरदम। उसी तरीके से तरह-तरह के आरोप लगा के इन्होंने उसकी रेपुटेशन खराब करने की कोशिश करी, पर उसका कुछ असर नहीं पड़ा है। तो अमित शाह ज़रूर है ना इस समय थोड़े से घबराए हुए हैं, जैसे कि हम राहुल गांधी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला और पहले भी बोला, पार्लियामेंट में भी बोला कि उनके हाथ काँपते हुए नज़र आए। उनको बहुत डर लग रहा है कि उनकी उसको पार्लियामेंट में जाएँगे तो पूछताछ उनसे होगी, उनसे पूछा जाएगा। और ये कुछ स्थिति मेरे ख़्याल से प्रधानमंत्री की भी है, वो कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से इसमें से निकलने की, परंतु अब देखें निकल पाते हैं कि नहीं निकल पाते हैं। किसी लेकिन घंटी एक बोली। सवाल जो संजय हमेशा बना हुआ है कि पहली बात तो क्या सरकार इस चीज को एक्नॉलेज कर रही है कि ये जो जोर जबरदस्ती छात्रों के साथ हुई ये गलत थी? ऐसा नहीं है कि मोदी और शाह साहब पार्लियामेंट नहीं आ रहे, पार्लियामेंट के प्रांगण में तो वो आ ही रहे हैं। वो बात दूसरी कि वो सदन के अंदर नहीं आ रहे, हाउस के अंदर नहीं आ रहे। तो इस समय किस तरीके आपको लग रहा है कि सरकार कब तक भागती रहेगी? आपने कहा कि आपको लगता है कि अमित शाह अपनी स्क्रिप्ट पर काम कर रहे होंगे, वो आएंगे, जरूर आएंगे, लेकिन सब लोग इस बात को कह रहे हैं कि ये अभी भी ब्रेजन आउट करने के मूड में है कि बस किसी तरीके से इस पूरी बला को टाल दो। बला को टालने की तो इच्छा है, वो नहीं चाहते हैं किसी चीज़ को फेस करें, वो सोचते हैं कि हर किसी को डरा धमका के चुप करा देंगे, उनकी कोशिश कर यही रहती है। पर मैंने जैसे बताया कि स्थिति काफ़ी बदली है, पिछले 10 दिन के अंदर पूरा जो माहौल था बदल गया है और उसमें प्रधानमंत्री और खास के गृह मंत्री ऐसे लग रहे हैं किसी और दुनिया के हैं। और जिस तरीके से बच्चों की भाषा, बच्चों का टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, बच्चों के आरोप और जो पूरा इन्होंने जिस तरीके से पूरा एजेंडा को बदला है, उसके बाद है ना लगता नहीं है कि प्रधानमंत्री इसको कह पाएँगे, परंतु आप देखिए जिस तरीके से उन्होंने फाइट बैक करना चालू करा है। उन्होंने फिर वो जितना उनके जो मीडिया वालों से जो संबंध था, उनकी भाषा का प्रयोग करना किया, उनके जो चहेते एंकर थे उनसे बातचीत करना चालू कर दी। उन्हीं को पूरा एजेंडा समझाने के लिए दे दिया। पूरा नैरेटिव कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब देखें कितने कामयाब होते हैं, परंतु अभी तो स्थिति बहुत खराब लग रही है, ऐसी लग रही है कि एक टूटी सरकार है, जिसका ज़मीन पे कोई आधार नहीं है। बिल्कुल। अब मैं सूद साहब के पास आती हूँ कि सूद साहब प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई का एक कोट है जो आज सुप्रीम कोर्ट में जो आज पैलेट गन्स को लेकर हियरिंग हुई है उस पर लिखा है उन्होंने, और उन्हीं का ट्वीट है, एससी सेज पुलिस एम्पावर्ड टू यूज पैलेट गन्स इन एक्सेप्शनल सिचुएशंस। सौरभ दास जो कॉकरोच पार्टी के स्पोक्स पर्सन है उन्होंने कहा दिस इज डिस्गस्टिंग। उसके बाद कुछ र्यूमर्स भी चलाई जा रही है कि जंतर मंतर को बंद कर दिया गया है प्रोटेस्ट के लिए। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने उस पर क्लैरिफाई किया कि ये र्यूमर्स हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि ये र्यूमर्स कौन फैला रहा है? मोहम्मद जुबैर ने उसको लेकर ट्वीट भी किया है कि हु इज सर्कुलेटिंग रूमर्स ऑन सोशल मीडिया। ये रूमर्स क्यों उड़ाई जा रही है कि जंतर मंतर को बंद कर दिया जाएगा, जिसको लेकर फिर बाद में दिल्ली पुलिस को एक क्लैरिफिकेशन भी देना पड़ा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज जो कहा है वो कितना डिसअपॉइंटिंग है पैलेट गन्स पर। जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ब्लैंकेट बैन नहीं लगाने का उन्होंने जो कहा है तो वो ठीक है, क्योंकि पुलिस प्रोसीजर में एक पुराने सीआरपीसी में और नए बीएनएसएस में एक सिद्धांत है यूज ऑफ मिनिमम फोर्स का, कम से कम फोर्स का इस्तेमाल करने के लिए, जिसके अंदर पुलिस अधिकारियों को, सिक्योरिटी फोर्सेस को एक ग्रेडेड रिस्पांस करना चाहिए। प्रोटेस्टर्स के खिलाफ एक ग्रेडेड एक्शन होना चाहिए, ग्रेडेड यूज ऑफ फोर्स होना चाहिए। तो इसमें पहली चीज तो ये है कि उनको
प्रोटेस्टर्स को वार्निंग देनी चाहिए थी कि आप आगे मत बढ़े। नंबर 2, अगर वो उससे नहीं मानते तो फिर जैसे कि वाटर कैनन्स वगैरह का इस्तेमाल किया जाना चाहिए था या वाटर स्प्रे का इस्तेमाल किया जाना। तीसरी स्टेज पे आता है टीयर स्मोक का इस्तेमाल करना, और वो टीयर स्मोक भी एम करके नहीं करना चाहिए जैसा यहाँ पर ऐसा हुआ है क्योंकि टीयर स्मोक शेल्स ने भी, जो मैंने सुना है, कि डायरेक्टली प्रोटेस्टर्स को हिट किया है। तो वो भी अलग से किया जाना चाहिए, हवा में किया जाना चाहिए, जिससे किसी जगह पर पढ़कर वो, और उसके बाद अगर नहीं होता है तो फिर पैलेट गन्स और एक्चुअल फायर आर्म का इस्तेमाल होता है। पैलेट गन्स जो कश्मीर में जो बहुत इस्तेमाल हुआ था, उसके बाद ये आदेश दिए गए थे कि पैलेट गन्स का इस्तेमाल सिर्फ लोअर लिम्स पे किया जाना चाहिए, जिससे कि जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके वाइटल ऑर्गन्स पर इस्तेमाल ना पड़े। बहुत ज्यादा चोट लगेगी तो टांगों में लगेगी और वो ठीक हो जाएंगी। पर यहाँ पर तो हमने देखा कि उसकी आंख में भी लग गया, उसके कान में भी लग गया। एक बच्चे का तो कहते हैं कि आंख का उसकी विजन चली जाएगी। तो ये बहुत गलत है। और फायर आर्म्स का इस्तेमाल तो तब होना चाहिए जब एकदम वायलेंट हो गई है, प्रोटेस्टर्स बिल्कुल वायलेंट हो गए हैं, और वो भी पहले हवाई फायर किया जाना चाहिए। तो पुलिस ने ये सब चीजों का इस्तेमाल नहीं किया, इस प्रोसीजर का इस्तेमाल नहीं किया। ये पॉइंट आउट करता है कि उनकी ट्रेनिंग और उनके लीडरशिप, जो पुलिस की लीडरशिप है, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का ठीक से पालन नहीं किया। और उनको अपने जवानों को ट्रेन करना चाहिए, और वो सिर्फ, मुझे ऐसा लगता है कि जो ऊपर से आधे, अब अगर हम मान लें गुजरात के रॉयट्स या और भी रॉयट्स जो भी थे, वहां पर कोई भी रिटर्न ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे, वर्बल ऑर्डर्स होते हैं। तो अगर होम मिनिस्टर से ऑर्डर्स आए हैं कि आप प्रोटेस्ट को किसी भी प्रकार से रोके, तो वो वर्बल ऑर्डर्स होंगे वो, और इसीलिए पुलिस डिप्लॉय हुई है। तो उसमें रिटर्न ऑर्डर्स कहीं नहीं होंगे। इसलिए पुलिस की जो लीडरशिप है, उनको एक रैशनल तरीके से सोचना चाहिए था। उनको स्थिति का क्या कहते हैं, उसकी असेसमेंट करनी चाहिए थी, और स्थिति को असेस करके कितना फोर्स यूज करना चाहिए वो उसका इस्तेमाल करना है। कहा जाता है मजिस्ट्रेट के हुक्म से फायर होगा। अब मजिस्ट्रेट तो इतने बड़े एरिया में, जंतर मंतर से पार्लियामेंट हाउस, कम से कम मेरे ख्याल में 1-1.5 किलोमीटर का तो है रास्ता पूरी पार्लियामेंट स्ट्रीट को लेते हुए। तो उसमें हर जगह तो मजिस्ट्रेट रह नहीं सकता। तो मजिस्ट्रेट के ऑर्डर्स, तो जो ग्राउंड पे कमांडर होता है, वो इनका अपने उसके हुक्म से ये फायर किए जाते हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि ग्राउंड का कमांडर, सुप्रीम कोर्ट, सर, जब सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि इन अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशंस यू कैन यूज अ पेलेट गन, तो लोग सवाल तो पूछेंगे कि अगर 20 जुलाई को जब जो पुलिस क्रैकडाउन हुआ, उसमें ऐसी कौन सी एक्सेप्शनल सिचुएशन बन गई जिसके वजह से पेलेट गन फायर करना पड़ा? क्योंकि सब शांतिपूर्वक ढंग से प्रोटेस्ट कर रहे थे, किसी ने कोई हिंसा नहीं की। तो ऐसे में कैसे जस्टिफाई करेंगे, भले ही सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा हो कि भाई अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशंस में आप फायर कर सकते हैं पेलेट गन? आपका कहना बिल्कुल ठीक है। इस प्रोटेस्ट में कोई भी ऐसी अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन नहीं थी जहां पर इनको पैलेट गन्स या फायर आर्म्स या जैसे कि देखा गया इलीगल बिल्कुल है, लाठी के अंदर कील लगाकर या टेजर गन्स का इस्तेमाल किया जाए। आप क्या उन प्रोटेस्टर बच्चों को आप क्या दुश्मन समझते हैं? वो हमारे बच्चे हैं, हमारे देश का भविष्य है, और हमारे देश के भविष्य को फ्रीडम ऑफ स्पीच है, अपना एंग्स्ट एक्सप्रेस करने का अधिकार है। और जब बार बार उनके करियर पे, उनके जो अपेक्षाएं हैं, उनके ऊपर एक क्या होता है, प्रहार होता है,
तो वो उनमें गुस्सा है, और वो गुस्से को जब उन्होंने चैनलाइज किया तो इस तरह के प्रोटेस्ट होते हैं। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ठीक कहा कि अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन में होना चाहिए, हो सकता है, बट यहां कोई अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन नहीं थी। यहां पर पुलिस लीडरशिप की, जो अंग्रेजी का वर्ड मैं यूज करूं, टोटल एब्डिकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, टोटल एब्डिकेशन ऑफ ड्यूटी था। मैं अगर होता तो मैं सुप्रीम कोर्ट में इस प्रकार की कोई पिटीशन नहीं डालता। मैं फोकस करता मेरे जवानों की ट्रेनिंग, मेरे जवानों को समझाना, मेरे जवानों को क्राउड साइकोलॉजी के बारे में समझाना। सुप्रीम कोर्ट मिस्टर सूद, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ये तो दिख ही रहा है ना कि किस तरीके का पुलिस क्रैकडाउन हुआ, लाठीचार्ज हुई, आंसू गैस के गोले फेंके गए, पैलेट गन्स चली, जिसके वजह से एक जीता जागता सबूत 19 साल का लड़का साहिल लोचब, जिसको राहुल गांधी ने प्रूफ के तौर पर दिखाया है, क्या अब भी सुप्रीम कोर्ट एक टफ शब्दों में पूछ नहीं सकता था पुलिस वालों से कि भाई आखिर आपकी हिम्मत कैसे पड़ी कि आपने छात्रों के ऊपर इस तरीके का क्रैकडाउन किया? उसके उलट उन्होंने ये कहा है कि नहीं, पैलेट गन्स अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन में इस्तेमाल हो सकती है। तो आज तो बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर इस बात को लिख रहे हैं कि भाई ऐसा क्यों कहा सुप्रीम कोर्ट ने, लोग डिसअपॉइंटेड है। बिल्कुल ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को ये सवाल पूछे जाने चाहिए थे। सरकार के जो प्रतिपक्ष वहां पर प्रेजेंट कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था उनसे ये सवाल पूछे कि ऐसी कौन सी अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन हुई थी जब आप को ये इस्तेमाल करना पड़ा, बजाय इसके कि वो इसको पिटीशन को ही एक झटके में डिसमिस कर दें या एक झटके में रिजेक्ट कर दें और उनको बोलें कि अमेंड करके लाओ। तो ये सवाल बिल्कुल वाजिब है, और मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि सुप्रीम कोर्ट कुछ समय से बहुत इस तरह के इरेशनल फैसले दे रहा है या इरेशनल कमेंट्स कर देता है जो कि मेरी समझ से परे हैं। अब आपको पूरे अनएम्प्लॉयड यूथ को कॉकरोच कहने की क्या आवश्यकता थी? उसी से ये पूरा शुरू हुआ, और अभी फिर और कुछ कमेंट कर दिया। तो इस प्रकार की चीजें, सुप्रीम कोर्ट में बहुत लर्नेड व्यक्ति बैठे होते हैं जो जज बनते हैं, उन्होंने कानून की। और आपका क्या मानना है कि जो यशोवर्धन आजाद ने डिमांड किया है, उनका एक ये आर्टिकल भी है, और उस आर्टिकल को उन्होंने कहा कि अब वो जमाना चला गया जब आप पैलेट गन्स का इस्तेमाल करते थे, इट्स टाइम टू एंड द पैलेट गन ईरा, ये उन्होंने कहा है। इस पर क्या आप सोचते हैं? उसके बाद फिर मैं संजय के पास जाऊंगी। मैं बिल्कुल उनसे सहमत हूं कि पैलेट गन का इरा या फायरिंग का इरा खत्म होना चाहिए, परंतु उसमें पुलिस को अपने तरफ से एक प्रोटोकॉल बनाने चाहिए। स्टेट लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज को अपने प्रोटोकॉल बनाने चाहिए। हर चीज में उनको ऊपर देखने की क्या आवश्यकता है? एक स्टेट का जो महानिदेशक है, डीजी है, वो बहुत बड़ा अधिकारी है, उसके पास बहुत सारी डिस्क्रिप्शन है, बहुत सारे डिसीजन मेकिंग पावर्स हैं। वो अपने मैंने देखा है त्रिपुरा जैसे छोटे से स्टेट्स में एक एडिशनल डीजी मैनुअल्स होता है। तो जब वो मैनुअल्स बना रहे हैं, उन मैनुअल्स में इस तरह की चीजों को इनकॉर्पोरेट क्यों नहीं करते हैं? और इनकॉर्पोरेट करने के बाद में उनको पुलिस ट्रेनिंग कॉलेजेस में या जो एनपीए है हैदराबाद में, या स्टेट पुलिस के ऑफिसर्स के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन हैं, वहां पर उन चीजों को डिसेमिनेट क्यों नहीं करते? हर चीज के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या सरकार के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप अपना डिस्क्रिशन, अपने रैशनल को एक्सरसाइज करिए ना। आपने वो आप इतने बड़े बहुत भीषण कठिन एग्जामिनेशन पास करके आते हैं, आप उस एग्जाम पास करने के बाद में आप एक टोटली सबमिसिव एंटिटी बन जाते हैं। आपको सरकार ने बहुत पावर्स दिए हैं, और उन पावर्स का एक जुडिशियस इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ये मेरा सोचना है, इंस्टेड के हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाए इन सब चीजों को लेकर। संजय के पास आती हूँ कि संजय, आपको लग रहा है कि ये सरकार
कभी भी इसकी जो संजीदगी है, जो उसकी संवेदनशीलता है कि आखिर क्या गड़बड़ हुआ, ऐसा लग रहा है कि सरकार को पता ही नहीं कि ग्राउंड पर सेंटिमेंट किस तरीके से सरकार के खिलाफ खिसक रहा है और अभी भी गलत लोगों के जरिए जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है, जेनजी को गलत ठहराने की कोशिश की जा रही है। देखिए कंगना रनौत किस तरीके से बात कर रही है, ट्रोल भी हो रही है। क्या देखिए, मैं सबसे पहले तो मैं दाद देना चाहूंगा सूद साहब की, जिन्होंने पूरा दाद दूंगा कि इस बात पे उन्होंने खुल के बोला, ये बताए क्या कमजोरी है व्यवस्था में, क्या कमजोरी पुलिसिंग में। मैं इनसे पूरी तरीके से सहमत हूँ। पुलिस इनएडिक्वेट थी, इंटेलिजेंस इनएडिक्वेट था, उनको पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। और सबसे बड़ी बात जो है, उनको ये नहीं पता था कि उनके खिलाफ जो लोग खड़े हैं वो क्या हैं। वो छोटे छोटे बच्चे थे वहाँ पे, तो स्कूल की यूनिफॉर्म पहन के आए थे कई सारे। ये भी है कि ना 17-18 के ऊपर साल के उम्र के भी थे, काफ़ी थे, और उसमें कई सारे यंग लोग थे। तो वहाँ पर उनके साथ ना अलग बर्ताव करना चाहिए था। इनको महिला पुलिस ज़्यादा लगानी चाहिए थी, वहाँ पे हथियारों का इस्तेमाल कम करना चाहिए था, वहाँ पैलेट गन इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए थी। और पैलेट गन के बारे में अगर कहा जाए तो ये कश्मीर में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो उम्मीद लगाते हैं कि वो लॉ एंड ऑर्डर वहाँ का ज़्यादा गंभीर है। कल मैं उनको सुन रहा था, अपने जो पुराने होम मिनिस्टर थे श्री पी चिदम्बरम, वो कह रहे थे कि द एसओपी फॉर कश्मीर इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द मेन लैंड। तो कश्मीर में क्या में ये है, वहाँ पे पूरी आज़ादी दे रखी है इस्तेमाल करने की, और वहाँ पे इतने सारे लोग मरे भी इस चक्कर में। तो ये अपने आप में एक नज़रिया और एक मानसिकता दिखाता है लोगों की कि है ना, आप एक इलाके में जो हिंदुस्तान का हिस्सा है वहाँ पे तो आप इस्तेमाल करने की आज़ादी दे रहे हैं, परंतु और हिस्सों में नहीं कर रहे हैं। तो आपको एक रणनीति बनानी पड़ेगी, लोगों का दिल जीतने पड़ेंगे आपको। ये सब जो अंदाज है, जिस तरीके का पुलिसिंग का और प्रशासन का, वो सब छोड़ना पड़ेगा। और ये प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की कोशिश ये रहती है कि हर चीज़ को अपना एक नैरेटिव कंट्रोल के माध्यम से जीतें, मीडिया को इस्तेमाल करें जिससे कि पूरा नैरेटिव कंट्रोल में रहेगा, और अपने चहेते एंकरों से ऐसी बात करें जो कि आजकल कोई देखता नहीं है। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आज की तारीख में टीवी देखने वालों की संख्या बहुत ही निम्न हो गई, बहुत कम हो गई। जैसे कि अगर आप गौर करें, जो वहाँ पर थे लोग बाग, वो नाम लेते थे परंतु उनको पता नहीं था कि ये शख्स हैं कौन, कैसे लगते हैं। वो उन्होंने फ़ोटो वोटो लगा रखी थी। और ये बात ये नहीं कि ये यथार्थ से अलग है, यथार्थ यही यथार्थ है कि वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से कई सारे लोगों की हैसियत ख़त्म हो गई। तभी प्रधानमंत्री को है ना ये इंस्टाग्राम की मदद लेनी पड़ी, क्योंकि उनको एहसास हुआ कि कई सारे लोग जो उनसे छूटे हुए हैं, जिनकी बात नहीं पहुँच सकते। और उनको क्या पता था कि उनकी खिल्ली उड़ाई जाएगी जो इस्तेमाल करने में, जो इंस्टाग्राम करा। तो ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसी तरीके की रणनीति अपना रहे हैं जैसी उड़ाते आए हैं, जब से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। परंतु मुझे नहीं लगता कि इस बार इस्तेमाल होगी, उनकी छवि और ख़राब होगी। ये बात नहीं कि इससे इम्प्रूव होगी, बल्कि ख़राब होगी। उनके जो भक्त लोग हैं वही अपने परिवार के अंदर संघर्ष करेंगे, जैसा कि दिखाई पड़ रहा था कि छोटे बच्चे कह रहे हैं कि हम अपने छोड़ के आ रहे हैं अपने घर में, माता हमारी कहती रही कि ना कहाँ जा रहे हो, हम कहीं जंतर मंतर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्यों जा रहे हो, कहा कि इसलिए क्योंकि हमारे कोई भविष्य नहीं है। और उनको इस बात का एहसास दिलाया उन्होंने माँ बाप को कि ये जो कर रहे हैं सही काम कर रहे हैं। तो इस माहौल के अंदर हम समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरीके से सरकार अपनी वापस स्थिति फिर से रेस्टोर करेगी। धन्यवाद। चलिए इस चर्चा को खत्म करते हैं। अब देखना होगा कि कब तक पार्लियामेंट से भागते रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी और शाह साहब। क्या इस मुद्दे पर कभी जवाब मिलेगा, और सुप्रीम कोर्ट में इस पिटिशन का क्या होता है जो आज यशोवर्धन आज़ाद ने फाइल किया। उन्होंने कहा कि पैलेट गन्स का जो युग है वो खत्म होना चाहिए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम ब्लैंकेट बैन नहीं लगा सकते, लेकिन उसको हम रेगुलेट कर सकते हैं, और उस पिटिशन को मॉडिफाई करने की भी बात कही गई है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, संजीव सूद जी, संजय कपूर जी, थैंक यू।